नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से कुछ बातचीत की जाए इस वीडियो के माध्यम से। हम सब लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर पल हर क्षण सीखते हैं, लेकिन वो ज्ञान वो हमारे दिमाग में ही बंद बना रहता है। ठीक है, कोई भी जानकारी या कोई भी अनुभव शायद ही बहुत कम लोग किसी से साझा करते हों या अपने बच्चों को वो ज्ञान दे पाते हों। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ जारी रहे। हो सकता है कि कुछ लोग हमारे विचारों से उनके विचार मेल खाएं, हो सकता है कुछ लोगों के मेल ना खाएं। फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने अनुभव, अगर आपके जीवन में है कुछ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस पर वीडियो निश्चित बनाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट हमने लिया कि अगर पैसा उधार देना हो तो हैसियत का आकलन कर लें। अगर कोई व्यक्ति की इनकम, मान लीजिए मंथली इनकम है उसकी 10,000 रुपये, आपसे वो उधार लेना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको अधिकतम कितना रुपए उधार दे सकते हैं। मान लीजिए वो डिमांड करता है 1,00,000 रुपए की, तो अब 10,000 रुपये अगर उसकी मंथली इनकम है तो मान लीजिए कि 5-6 हज़ार रुपये तो उसका पर मंथ का खर्चा ही होगा। अगर वो 5,000 रुपये भी बचाता है पर मंथ, तो एक साल में 12-5 60,000 बचा पाएगा। यानी कि आपको वो पैसा 2 साल में चुका पाएगा। अगर आपको 2 साल तक का धैर्य है तो मान के चलिए तो 2 साल तक के लिए दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा 6 महीने में ही वो पैसा निकल आए, तो आप अधिकतम, मैंने आपको क्या बताया, 10,000 कमा रहा है तो 5,000 तो उसके दैनिक खर्चों, उसके ही परिवार के खर्च में लग जाएगा। अब वो किसी के घर डकैती डालने थोड़ा ना जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 6 पंचे 30, लगभग 30,000 रुपये ही आप दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के आपको उसका आकलन करना है कि वो इस इनकम को कितने दिन में कब तक चुका पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने मांगा और आपने बिना उसकी स्थिति का आकलन किए आपने दे दिया। एक गरीब मजदूर वर्ग का व्यक्ति है और अगर आपने उसको 50,000 रुपये उसने मांगे वो आपने तत्काल दे दिए। सहायता करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाद में दुख ना हो कि यार हम फंस गए, पढ़े लिखे आदमी फंस गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले से आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी हिम्मत है पैसा निकालने की, जिसको आप कर्ज दे रहे हैं, तब तो आप पैसा उधार दीजिए, वरना सिर्फ एक दान समझ के पैसा दीजिए। अगर आप निकालने की क्षमता नहीं है तो आप ये दान समझ करके उसको भूल जाइए। उतना ही पैसा दीजिए कि आपको अगर ये व्यक्ति नहीं भी चुका पाता है तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट हमने लिया है कि पैसा फुटकर खर्च करें। इसका मतलब ये है, किसी भी व्यक्ति पर इकट्ठा पैसा खर्च करने से अच्छा है कि उसके ऊपर फुटकर खर्च किए जाए। कोई मान लीजिए आपके परिचित में कोई व्यक्ति है, दोस्त यार मित्र हैं या परिजन है, कोई परिवार का कोई व्यक्ति है, ठीक है,
दूर का पास का कोई भी मित्र है, कोई भी व्यक्ति है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगर आप एक साथ पूरी रकम खर्च कर देते हैं तो वो इंसान कुछ दिनों के बाद भूल जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। मान लीजिए कि आपका बच्चा है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करें, कभी हफ्ते भर में उसकी जेब पॉकेट खर्च के लिए आपने कुछ पैसे दे दिए, वो ज़्यादा प्रभावशाली है। कभी एक दो दिन में उसको कपड़े दिला दिए, कुछ उसको गिफ्ट दे दिए, कुछ अन्य काम कर दिए, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। किसी ने आपसे उधार मांगा पैसा, या किसी के ऊपर आपने, मान लीजिए कोई आपका बहुत नज़दीकी व्यक्ति है, आपने उसके ऊपर सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए आपने उसके ऊपर खर्च कर दिए, ठीक है, फिर इसके बाद शांत होकर बैठ गए। कुछ समय बाद वो इंसान भूल जाएगा, और वही चीज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा खर्च कर रहे होते, जब भी उससे मुलाकात होती, कभी 1000-2000 रुपये खर्च कर दिए, तो वो ज़्यादा ज़िंदगी भर चलते, और ज़िंदगी भर वो व्यक्ति एहसान मानता कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट, सबसे अधिक से अधिक दोस्त बनाएं, अधिक से अधिक रिश्ते कायम रखें, परिवार के लोगों के से संबंध अच्छे रखें। इससे क्या होता है, और आपके घर पे भी सबसे ज़्यादा परिवार के लोगों का कभी कभार आना जाना भी होना चाहिए। आसपास भी धाक बनी रहती है कि अरे यार, उनके तो परिवार के लोग बहुत संगठित हैं, तो कोई तीसरा भी आपके ऊपर तिरछी आँख उठाने की हिम्मत भी नहीं करता है। आपके अधिक दोस्त होंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके ऊपर वार करने की, ठीक है। ये भय का सिद्धांत है, ये अपने आप भय पैदा कर देता है। आप से मिलने जुलने वाले लोग अधिक मात्रा में हैं तो निश्चित रूप से तीसरा व्यक्ति, अदर पर्सन, आपसे भयभीत रहेगा, ठीक है। तो सभी से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है, परिवार के लोग ही, भले ही चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, परिवार का व्यक्ति ही आपके दुख में साथ खड़ा होगा। जब कोई परेशानी आ जाती है, दुख होता है, तो सबसे पहले अस्पताल लेके वही परिवार का व्यक्ति ही जाता है। कोई समस्या आती है, वही खड़ा हो जाता है। भले ही हम लोग सुख में लड़ते रहें, लेकिन दुख की घड़ी में ज़रूर साथ देते हैं। इसलिए परिवार की कीमत को समझिए। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि जैसे कोई अंगूर का गुच्छा है, जब तक अंगूर उस गुच्छे में लगा है तब तक उसकी कीमत अधिक रहती है, और जैसे ही वो अंगूर गुच्छे से अलग होता है, उसकी प्राइस या कीमत घट जाती है, बहुत ही सस्ते दाम में वो बिकता है फिर। इसलिए जब तक आप संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ठीक है, आप हर समस्या का समाधान कर लेंगे। और अगर आप किसी कारणवश अलग भी रहते हैं, मान लीजिए कहीं बाहर रहते हैं, कभी बंटवारा हो जाता है, कभी अलग हो जाते हैं, तो मैसेज नहीं जाना चाहिए आसपास के लोगों तक कि आप अलग हैं। आप अलग होने का मैसेज प्रचार ना करें कि आपके घर में नहीं बनती है, आपके घर में झगड़ा होता है। ये बिल्कुल भी किसी और, कुल मिलाकर के अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति उसी से मित्रता करना पसंद करता है, उसी को पास में बैठाना पसंद करता है जो
जिसके सबसे अधिक जो धन और बल और सामाजिक संबंधों को कायम रखने में निपुण है, हर व्यक्ति उसी से संबंध स्थापित रखना चाहता है। आपकी कमी जान लेता है, समझ जाता है। आप चाहे कितना भी स्पष्टीकरण दें, सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इसी के अंदर कुछ कमी है। इसलिए अगर कमियों को, परिवार के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, फिर एक हो जाते हैं। इसलिए किसी के सामने अपनी कमियों को शेयर नहीं करना चाहिए और ना अपने जो आपके अपने हैं उनकी बुराई किसी के सामने भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि बुराई करे बिना उनका पेट नहीं भरता। ये सब होता है ईर्ष्यावश, क्योंकि हम उसे अपना समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी तरक्की देखते हैं हमारे अंदर ईर्ष्या रूपी आग जलने लगती है और हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ठीक है, तो ये ईर्ष्या का भाव त्याग दीजिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में 200 पद हैं। 200 पदों पर नियुक्तियां 200 लोगों की तो होंगी, 200 स्टूडेंट की। अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वही उन 200 पदों में एक पद पर वो भर्ती हो जाता है, तो कभी न कभी वो ज़रूर काम आएगा। क्योंकि बाकी अगर कोई व्यक्ति हो जाता है सिलेक्शन, वो आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप जिससे जुड़े हैं हमेशा उसका सहयोग करें, कोऑपरेट करें, जिससे वो भी अच्छी जगह पहुंच सके, वो निश्चित रूप से आपके काम आएगा। वो भले ही चाहे आपसे लड़ाई झगड़ा होता हो, कभी टेंशन हो जाती हो, लेकिन वो दुख में आपका निश्चित साथ देगा, परेशानी में साथ देगा। तो आप थोड़ा सा इस तरह की मानसिकता बनाएं, जो आपके नज़दीक है, पड़ोस में है, वही आपका सबसे सच्चा मित्र है, दोस्त है, यार है, परिवार से भी बढ़कर है, जो आपके पास में रहता है। क्योंकि परिवार के लोग तो बाद में आएंगे, पहले आपके पास में हो सकता है परिवार के लोग ही रहते हों, या मित्रगण रहते हों, या बाहरी लोग रहते हों। तो पड़ोसियों से अपने अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे वो हर सुख दुख में आपका साथ निभा सकें। ठीक है, दूरियां भी आवश्यक हैं अच्छे संबंधों के लिए। अगर अच्छे संबंध किसी से बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूरियां भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब नज़दीकियां आ जाती हैं तो चार बर्तन जहां होंगे तो वो खटकने ही वो लड़ने ही लगते हैं, खड़खड़ाने लगते हैं। इसीलिए थोड़ा सा दूरी भी बना के रखना चाहिए। दूरियां इस प्रकार की हों कि एक दूसरे को जब कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है, अच्छे संबंधों के लिए दूरियां बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना बार बार झगड़ा करने से, टेंशन करने से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, सिवाय रोगों के अलावा और कुछ नहीं हासिल होता। अगर आप किसी से लड़ते झगड़ते हैं, किसी की बुराई करते हैं, टेंशन लेते हैं, निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई बीमारी से आप ग्रसित हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों से बचें। एक पॉइंट है, झगड़े से बचें, क्योंकि बाद में तो समझौता करना ही पड़ता है। आपने देखे होंगे, चाहे जितना थाना कचहरी केस हो जाए, कितने लोग लड़ झगड़ के थाने कचहरी मुकदमेबाजी हो जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में सिर्फ एग्रीमेंट के अलावा और कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। ठीक है, विकास करना है तो झगड़ों से आपको बचना पड़ेगा और हर छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा।
झगड़े से बचेंगे, आप निश्चित रूप से विकास करेंगे। जो दिमाग आपका लड़ाई झगड़े में लगना है उसको आप डेवलपमेंट करने में लगा लीजिए। ठीक है। हमेशा अपने पास में भले ही चाहे 1-2 लोग सच्चे मित्र हों, सच्चे मित्र होने चाहिए जो आपका भला चाहते हों। वही है ना, 100 मित्र होने से कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही चाहे 1 मित्र हो, अगर वो आपका भला चाहने वाला है तो वो निश्चित रूप से वो 100 के बराबर की कमी पूरी कर देगा। तो लड़ाई झगड़े से हमेशा बचना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ और याद रखें, लड़ाई झगड़े की बात आ गई, हमेशा दोस्ती भी जो झगड़ालू प्रकृति के लोग होते हैं उनसे कम रखनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है सिवाय नुकसान के। जो बुद्धिमान लोग हों, देखिए हमने आगे भी पॉइंट में लिखा है कि बुद्धिमान दोस्त ही अपने पास रखें और झगड़ालू दोस्तों से दूर रहें। बुद्धिमान व्यक्ति हों उनके संपर्क में आपको रहना चाहिए, झगड़ालू दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जब जो व्यक्ति तेज स्वभाव का है, झगड़ालू प्रकृति का है, वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मामला बिगाड़ लेगा, वो तो फंसेगा ही और आपको भी फंसा लेगा निश्चित रूप से। जो व्यक्ति शांत प्रकृति का है, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो जिस प्रकृति का होता है उसी के साथ उसी तरह के लोगों की दोस्ती भी हो पाती है और वो दोस्ती कायम भी रह पाती है। अगर आप शांत प्रिय व्यक्ति हैं तो आप किसी तेज व्यक्ति से या लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति से दोस्ती आपकी कभी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। ठीक है। और ना कभी हमें ये सोचना चाहिए कि किसी हम बहुत बलशाली व्यक्ति के साथ में रहें, दबंग व्यक्ति के साथ में रहने से हमारी रेपुटेशन बनती है, तो ये सोच अपने मन से आप निकाल दीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में रहने से ही आपका विकास होगा, ना कि बलशाली व्यक्ति के साथ रहने से। बल से बड़ी होती है बुद्धि। बुद्धि का प्रयोग करके आप किसी भी तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके एक बड़े से बड़े हाथी पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अपनी शक्ति का प्रयोग, जैसे आप अगर बहुत बलशाली व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत बल है, तो आप उस शक्ति ताकत का प्रयोग दिखाने में करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करने में, क्योंकि इसी को कहते हैं व्यक्तित्व। बहुत बल है, धन है, लोग क्या करते हैं, उसको केवल दिखाने से ही इंसान जब डर जाता है तो फिर लड़ाई झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात हमने एक चीज़ देखी, अक्सर लोगों की हैबिट रहती है कि निंदा करने की बहुत बुरी आदत होती है। मान लीजिए कोई ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए व्यक्ति बी की हमेशा निंदा करता है, बुराई करता है, लेकिन बी को अगर पता चल भी जाए कि ए मेरी बुराई करता है तो उसे अनसुना कर देना चाहिए, उसको भिड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, आप किसी के घर गए, 2-4 लोग बैठे हैं और आप पहुँचे दरवाजे पर और आपने सुना कि आपकी बुराई चल रही है, तो आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप तुरंत अंदर घुस जाएं, क्यों भाई, क्यों तुम मेरे बारे में बुराई कर रहे हो। तो जो व्यक्ति सामने बुराई करने से डर रहा था वो फिर खुल जाएगा, उस दिन क्या होगा, झगड़ा, वो ओपन हो जाएगा। आप उसको अपने मन में रखें, वो आप सोचें कि आपके अंदर क्या कमी है जिस वजह से ये बुराई कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। उन कमियों को आप दूर करने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति किसी की कमी निकालता है
तो उस कमी को कम से कम आपको पता तो चला कि ये आपके अंदर ये कमी है, उस कमी को दूर करिए फिर। और या फिर आप बहुत अच्छे हैं, आप मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी लोग आपसे जलते हैं, आपसे बुराई करते हैं पीठ पीछे, आप सुन लेते हैं, आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ऐसा है, तो आप समझ जाइए कि इस तरह के दुर्जन व्यक्तियों से दूर रहना है, कम से कम कांटेक्ट में रहना है, कम से कम कांटेक्ट में रहना, और अपने मन में रखना है कि ये हमारे मीत नहीं है, ये कभी भी मौके का फ़ायदा उठा सकता है, कभी भी आपको गड्ढे में गिरा सकता है। तो ऐसे लोगों से आप बचें। और अगर आपको बुराई पता भी चलती है तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, उसको केवल अपनी दिमाग की डायरी में नोट कर लें कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति आपका सच्चा मित्र नहीं है, सच्चा परिवार का व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सच्चा आपके प्रति सत्यवान नहीं है वो। ठीक है। इसके बाद जब भी हमारा किसी से कोई झगड़ा होता है तो हम तुरंत उसकी बुराई करने लगते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि हो सकता है आज झगड़ा हुआ है, 2-4 दिन के बाद उससे मित्रता हो जाए, संबंध अच्छे हो जाए, है ना कि नहीं। एक गुण और याद रखिए, कभी भी ताश के पूरे पत्ते नहीं खोलने चाहिए। ताश के पूरे पत्ते कभी नहीं खोलने चाहिए। अगर आपके खूब घर में खूब बड़े बड़े अधिकारी रिश्तेदार हैं, तो खूब संपन्नवान धनवान व्यक्ति हैं, तो आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। उन सब चीज़ों का प्रयोग समय पर करें, ना कि आप ढिंढोरा पीटने लगें। इस चीज़ का याद रखिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति काम का होता है, ये याद रखें। एक छोटा से छोटा व्यक्ति होगा, वो आपके कभी ना कभी काम आएगा। अगर आपसे जुड़ा है, संपर्क में आया है वो व्यक्ति, तो उसको आप अपने संपर्क में बनाए रखें। और हमेशा ये ना सोचें कि ये व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं, इसको हटाओ, इससे तो झगड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कौन हमारे किसी काम का है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए कि अगर गंदा पानी पीने के काम ना आ सकता है तो आग बुझाने के काम तो आ ही सकता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। ठीक है। नकारात्मक लोगों से और हताश लोगों से दूर रहें। जो लोग ये कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार क्या करना है कुछ करके, एक दिन सबको मर के चला जाना है इस दुनिया से। तो ये जो उत्साहहीन लोग हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाए दे रहते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट बोलते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तव में उत्साहहीन है, जोश उनका ख़त्म हो चुका है, कुछ करने की इच्छा नहीं उनके अंदर, तमन्नाएं मर चुकी हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं, क्योंकि ये विकास में बाधक हैं, वो आपके किसी काम के नहीं हैं। ऊर्जावान लोगों और बुद्धिमान लोगों के साथ में रहें और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ में रहें, जो ये कहें कि हाँ यार कर सकते हो। ठीक है। कहीं भी जाएं, आप किसी काम से जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप ग्रुप में जाएं। आप अपने 2-4 दोस्त खड़े कर लें, उनके साथ में जाएं और वेल अप टू डेट हो करके जाना चाहिए, तो काम आपका निश्चित हो जाएगा। ठीक है। गंदगी पूर्वक या गंदे कपड़े पहन करके या उस तरह की पोजीशन पे आप अगर जाएंगे तो आपका काम कभी नहीं होगा। ठीक है। कभी मान लीजिए
आप किसी अधिकारी के पास किसी काम से गए, अगर आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, जूते शर्ट पैंट अच्छे नए पहने हुए हैं, कपड़े मस्त लग रहे हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप जिस काम से गए हैं अधिकारी भी प्रभावित होता है और वो काम हो जाता है। अगर आप देखने में रहन सहन, इसको कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, आपकी अच्छी है तो अधिकारी भी कहेगा कि आइए बैठो। लेकिन अगर वो देख लेते हैं कि ऐसे ही है तो वो फिर अपने पास भी नहीं बैठाता और आपका काम भी नहीं करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी से कोई काम निकलवाना हो तो आप हमेशा ग्रुप में जाएंगे, 2-4 दोस्तों को साथ में लेके जाएंगे तो ये एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से काम करता है। हमेशा याद रखिए, आपके अगर किसी दोस्त यार का अगर कोई काम पड़ता है तो उस काम में हमेशा आगे रहें, क्योंकि जब भी आप उस काम में शुरू से अंत तक शामिल होते हैं तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर प्राप्त होता है। आप ये मत सोचें कि उसने मुझे नहीं बुलाया, आप स्वयं उसके पास पहुंच जाएं, उस सुख में या दुख में। आपको निश्चित रूप से जब कोई भी चीज़ अरेंजमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी दोस्त के घर में शादी है, आपको शादी का अनुभव नहीं है कि शादियों में कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, तो आपको शुरू से अंत तक उसके साथ रहना चाहिए हर काम में। मान लीजिए कोई फ्रेंड के यहाँ कोई व्यक्ति बीमार हो गया, ठीक है, अस्पताल जाना है, तो आप अस्पताल भी जाइए, वहाँ की परिस्थितियाँ देखिए, कैसे चेकअप होता है, कैसे जांच होती है, कहाँ कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो काफ़ी नॉलेज बढ़ता है। ये नहीं कि आप परेशान हो गए, ये मत सोचिए। हर चीज़ का कोई अरेंजमेंट है, कोई पार्टी है, उस अरेंजमेंट में देखिए सम्मिलित होने तो सब आते हैं, उस अरेंजमेंट में आप शामिल तो होइए, शुरू से अंत तक उसकी एक्टिविटी में भाग लीजिए कि कैसे क्या करना है, कैसे बुक करना है, कैसे मैरिज हाउस बुक करना है, कैसे पार्टी के लिए कौन कौन से भोजन बनवाने हैं, कहाँ कहाँ से कौन सामान आएगा, पहले कैसे बैठाना है मेहमानों को। ये सब चीज़ें जो अरेंजमेंट होती हैं ना, ये एक दिन से नहीं आती हैं। और कहीं भी आप जाते हैं किसी फंक्शन में, पार्टी में, तो वहाँ पर ये याद रखिए कि उन लोगों से, किसी फंक्शन में आप गए, आपको कुछ कमियां भी दिखाई देंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी दिखाई देंगी, तो उनको आप अपने दिमाग में नोट कर लें कि ये ना उजागर ना करें, अरे यार ये व्यवस्था नहीं। किसी के यहाँ मान लीजिए गए, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था ही सही नहीं थी, बुराई नहीं करें, उसको नोट कर लें कि क्या कमी हो गई यार, कि जिससे कि आप अगर अपने घर में कोई इस तरह का फंक्शन करते हैं तो आपके यहाँ व्यवस्था ओके होनी चाहिए। वो जो कमी उस दोस्त के यहाँ हुई थी, वो कमी आपके यहाँ ना होने पाए, ऐसा कुछ आपको कोशिश करना चाहिए उन कमियों से सीखने की। और वो कमियां कब सीखेंगे, जब आप हर तरह के अरेंजमेंट में शामिल होंगे। हर व्यक्ति पैसे के दम पे सब कुछ नहीं कर लेता, पैसे के साथ साथ दिमाग भी ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिए आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि बचपन से ही बच्चों पर बहुत बोझ लाद दिया जाता है, उन्हें जीवन के अनुभव सीखने का मौका ही नहीं मिलता, बस रात दिन पढ़ाई, 24 घंटे पढ़ाई करो। सामाजिक जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का जो चल रहा है ना इस समय, बस इसी तरह का ज़माना है। केवल व्हाट्सएप से हो गई बात, पहले तो मान लीजिए फ़ोन से ही बात हो जाती थी, अब तो व्हाट्सएप से ही बस केवल हाय हेलो कर लिया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर ली। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, इमोशनल हैं, वो तो जागे ही नहीं। जब आपके अंदर वो खुशी आई ही नहीं, जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी से मिलने जाते हैं, वो जो खुशी आती है, सामने वाला आपका सत्कार करता है आदर भाव से,
तो वो चीज़ तो आती ही नहीं ना। अब तो केवल बस एक प्रकार की फॉर्मेलिटी रह गई है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, अभी तो मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का समय चल रहा है, जब ये समय समाप्त होगा इसके बाद जब भी कभी किसी के यहाँ कोई ज़रूरत हो आप तुरंत खड़े रहे, क्योंकि और हर चीज़ को सीखने का कोशिश करिए, क्योंकि आप सीखेंगे तभी जब वहाँ शामिल होंगे, वरना आप नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। और वो समय अगर निकल गया ना तो फिर जीवन में कभी सीखने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, कभी नहीं मिलता। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के अनुभवों के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।